हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में एक बार फिर से। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उस मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो मुद्दा अब आप लोगों के सामने आ ही रहा है। चाहे आपके ऊपर कोई सा भी केस दर्ज हो, 498 हो, डायवोर्स हो, मेंटेनेंस हो, डीवी हो, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये स्टोरी लाइन आप सभी के मामलों में आती है। बहुत सारे लोग इससे प्रताड़ित होते हैं क्योंकि इसकी वजह से आपकी रेपुटेशन भी समाज में खराब होती है। अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव्स में आपकी रेपुटेशन खराब होती है और आप लोग इसे बहुत ही सीरियसली ले लेते हो और कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हो। बहुत कुछ होता है। तो आज की इस वीडियो में गुड न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर सामने वाली पार्टी ऐसा कर रही है जो कि मैं आज की इस वीडियो में बखान करूंगा, तो दोस्तों ऐसे केस में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। फायदा आप ही को मिलेगा। रिएक्ट मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, शांति से बैठो। देखिए, जो सच बोलता है उसकी हमेशा जीत होती है और जो झूठ बोलता है उसकी हमेशा हार होती है। फर्क नहीं पड़ता कौन महिला है कौन पुरुष है। पुरुष झूठ बोलेगा तो उसकी हार होगी, महिला झूठ बोलेगी तो उसकी हार होगी। तो आप लोगों के अधिकतर मामलों में आज के समय पे एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि मेरा पति नपुंसक है और इसकी वजह से मैं उसको छोड़ के आ गई या मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई, एक्सेट्रा। इस तरह की चीजें लिखी होती हैं और इस तरह की चीजों का कोई अर्थ होता नहीं है, लेकिन आप लोग इसको सीरियसली लेते हो। अब दोस्तों, कई सारे मामले तो मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर उनके बच्चे भी हैं और फिर भी लिखा रखा है कि मेरा पति नपुंसक है। तो दोस्तों, ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि लिखाना ही है, लिखा देते हैं अधिकतर लोग। तो अब दोस्तों, इसका करें क्या? तो यहां पर एक जजमेंट बताने वाला हूं इसी चीज पे, जहां पर पति को राहत मिली। और अगर महिला ने ये कह दिया कि आप नपुंसक हैं, इंपोर्टेंट हैं, तो इसको पति पर क्रूएल्टी माना और पति पर क्रूएल्टी मानते हुए पति को राहत दी गई। तो दोस्तों, इस मामले में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि यहां पर इस प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियोज आप लोगों के लिए हर रोज आते रहते हैं। दोस्तों, इस मामले में 2012 में शादी हुई थी। पति ने अपनी तरफ से केस डाला कि उनकी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई, तो नल एंड वॉइड कराने के लिए इसी आधार पर उसने केस डाला। पत्नी ने अपने रिप्लाई में यह लिखा कि मैरिज कंज्यूमेट इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, ये बात हर किसी के दिल पे तो लगती ही है और जब बाहर निकलती है तो समाज में भी जाहिर सी बात है आपकी बहुत बेइज्जती होती है, बदनामी होती है, जिस बदनामी से आप बचना चाहते हैं और बाहर आना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट कहने से कोई इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता है। अब आप लोग वहां बैठे हैं उस साइड, में बैठा हूं इस साइड, आप लोग मुझे कुछ भला बुरा कह दे तो आपके कहने से मैं हो थोड़ी जाऊंगा या मेरे कहने से कोई और थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए पहले तो इस चीज को सीरियसली ना लें, दिल पे ना लें, बस ये समझ लें हो रहा है इसलिए हो रहा है तो हो रहा है। अब समझना यह है कि हम क्या कर सकते हैं। पहले तो देखिए, इसमें आप समझे इंपोर्टेंसी होता क्या है। मैंने देखा कि कई जगह पे लिख दिया जाता है इंपोर्टेंसी और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इंपोर्टेंसी के केस में ये लिख दिया जाता है कि मेरे पति को ये प्रॉब्लम है इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप इंपोर्टेंसी की डेफिनेशंस में जाओगे और प्रॉपरली देखोगे इंपोर्टेंसी क्या है, वहां क्लियर कहा गया है कि इंपोर्टेंसी ये नहीं है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आपको है तो वो इंपोर्टेंसी नहीं है, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के बाद भी आप बच्चा पैदा करने में सक्षम होते हैं। और साथ ही अगर कोई महिला ये कह देती है कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसका पति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों संतुष्टि का तो कोई पैमाना नहीं है ना। कोई आदमी 2 मिनट में भी संतुष्ट हो जाता है और कोई आदमी 1 घंटे तक सेक्सुअल एक्टिविटी में रहकर भी संतुष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, जो संतुष्टि का लेवल है ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप इंपॉर्टेंट है या नहीं। हो सकता है कि आपकी संतुष्टि का लेवल अलग हो, उसकी संतुष्टि का लेवल अलग हो। अगर वो संतुष्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, डजंट मैटर, इससे आप इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की एक्चुअल में भी प्रॉब्लम है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट आप उसका ले सकते हो, उससे भी आप इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि टाइट फोर स्किन की प्रॉब्लम होती है, उससे भी आप इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते। बहुत सारी चीजें यहां पे मैंने आपको बता दी। इन सब चीजों की वजह से आप इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंसी वो है जहां पर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर हम बारीकी से किसी भी चीज को समझेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाता है। और इंपोर्टेंसी के केस में ये साबित करना भी बड़ा आसान है, क्योंकि किसी ने आप पे इंपोर्टेंट का इल्जाम लगा दिया, आप जाके मेडिकल टेस्ट करा लें। बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, आपका सारा उसमें डिटेल्स आ जाती हैं, वो डिटेल्स को जाकर के कोर्ट के सामने रख लें, क्लियर हो जाएगा कि आप इंपोर्टेंट नहीं है। तो इसमें इतना घबराने की या इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई भी बात नहीं है। और जब आप मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने रखेंगे तो वो डिनाई तो हो नहीं सकती, क्योंकि आपने झूठी तो बनवाई नहीं, आपने तो एक्चुअल में सही रिपोर्ट बनाई है। तो इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ और ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में फैसला कर दिया। अब पत्नी गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में कहने लगी कि ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया जाए और उसके रेस्टिट्यूशन के लिए कुछ किया जाए। अब वो साथ में रहना चाहती है। अब हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ट्रायल कोर्ट में बिल्कुल ही साबित हो चुका है कि पति पर आपने फॉल्स एलिगेशन लगाए थे इंपोर्टेंसी के, और ये पति पर सीधी सीधी क्रूएल्टी है। और इसके साथ साथ ही पति की जो रेपुटेशन थी वो भी समाज में, फ्रेंड्स के सामने, कलीग्स के सामने खराब हो गई। तो इसलिए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को एज इट इज रखा। अब दोस्तों, इसकी अपील गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में।
अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भैया जो हुआ ठीक हुआ, और हाई कोर्ट की जो डिक्री थी उसी को अपहेल्ड किया, यानी उसी को बरकरार रखा और पति के पक्ष में फैसला हुआ। तो दोस्तों देखिए, नल एंड वॉइड का डाला आप लोगों को, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि नल एंड वॉइड का केस मैरिज होने के 1 साल के अंदर अंदर आप डाल सकते हो यदि आपकी मैरिज के बीच में कंज्यूमेशन नहीं हो रहा है। तो यानी देखिए कितनी जल्दी पति इन सब चीजों से बाहर आ गया। हुआ क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में नहीं गया, वो प्रॉपर सिस्टमेटिकली लड़ा। अगर उसको इंपॉर्टेंट कहा गया तो उसने अपना मेडिकल टेस्ट कराया, उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया, कोर्ट ने देखा कि गलत एलिगेशन है। गलत एलिगेशन है तो ना तो पत्नी को ट्रायल कोर्ट ने राहत दी, ना हाई कोर्ट ने राहत दी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। तो इसलिए दोस्तों सही तरीके से लड़ना और अपने दिमाग का मेंटल बैलेंस ना खोने देना, ये सबसे अहम होता है इन मामलों में। तो अगर आप सही तरीके से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्मूथली चलते हैं, बहुत आसानी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब आप पैनिक करने लगते हैं या आपको मेंटल तरीके से डिसऑर्डर होने लगते हैं या आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं तो फिर चीजें सारी ऑटोमेटिकली खराब होने लगती हैं। इसलिए डिप्रेशन में मत जाइए। जो भी समय आपके पास है उसका यूज कीजिए, नॉलेज बटोरिए और उस नॉलेज को यूज करते हुए अपनी प्रोटेक्शन कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। आप लोगों की हेल्प के लिए इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।